ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्रॉम बायोलॉजी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये फिजिक्स वाला पार्ट हमारा हो चुका है पूरा, केमिस्ट्री का पार्ट कर लिया था हम लोग। बायो में एक चैप्टर और एक और एनवायरनमेंट, ठीक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ओके। क्या समझते हैं हेरिडिटी से? व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? इवोल्यूशन, प्रगति का मतलब नहीं, इवोल्यूशन हमेशा डेवलपमेंट ही है ना। दोनों चीजें हो सकती हैं। क्या बोला? क्या? चेंज या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। इट इज नोन एज हेरिडिटी एंड द साइंस व्हिच इज नोन एज जेनेटिक्स, है ना। साइंस की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स, व्हिच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। दैट इज नोन एज जेनेटिक्स। इस चैप्टर में बेसिकली अपन यही पढ़ेंगे कि कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो उसके लिए किस साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और कैसे किए थे। उससे कुछ लॉस डेवलप किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। ऐसे कुछ दो तीन लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बेसिस में हम कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं कि आपके ऑफस्प्रिंग में कौन से कैरेक्टर दिखेंगे। बस जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो दोनों पेरेंट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, राइट। हमने पढ़ा ना रिप्रोडक्शन में कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पर्म ऑफ मेल एंड एग ऑफ फीमेल, इनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 में से 23 आते हैं। हर एक कैरेक्टर का एक पेयर ऑफ जीन्स होता है, समझ रहे हैं, या एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम की बात करूं तो सेक्स क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम्स होंगे। लाइकवाइज हर कैरेक्टर का एक एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो ऐसे हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं। फीमेल के अंदर भी 23 पेयर्स है। हर कैरेक्टर के लिए दो दो जीन्स डिफाइंड है। हर कैरेक्टर के लिए दो दो जीन्स डिफाइंड, ठीक है। बट जब फीमेल का एग बनता है या मेल में स्पर्म बनता है तो उन 23 में से हर पेयर में से एक एक ही जीन आके यहाँ एक नया पेयर बनाता है। मतलब जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए ये मेल का न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस। जब इस मेल न्यूक्लियस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इस मेल न्यूक्लियस के हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से एक एक क्रोमोसोम स्पर्म में ट्रांसफर होता है। इस तरीके से एक स्पर्म रेडी होता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरे 46 क्रोमोसोम्स नहीं जाते, अदरवाइज जब जाइगोट बनेगा तो उसके पास 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं, ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर, हर कैरेक्टर का एक जीन ट्रांसफर होता है स्पर्म में। अब वो कौन सा जीन ट्रांसफर होगा हर कैरेक्टर का हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम की बात करूं तो मेल न्यूक्लियस के अंदर सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं। हर क्रोमोसोम, हर पेयर, मतलब हर कैरेक्टर 2 टाइप का है ना। तो वैसे ही सेक्स क्रोमोसोम नाम का क्रोमोसोम 2 है, जो एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। ये अपन 8 में ही पढ़ते थे, हाउ टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ अ बेबी। आप बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? यूजिंग द सेक्स फॉर्मूला। तो मेल के पास जो 23 पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स है, सॉरी, या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, सर, है ना। सेक्स हॉर्मोन्स नहीं, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें एक पेयर कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसके अंदर दो है एक्स और वाई। तो जब स्पर्म बनता है तो 2 टाइप का स्पर्म बन सकता है। एक, द स्पर्म कंटेनिंग एक्स सेक्स क्रोमोसोम एंड द स्पर्म कंटेनिंग वाई। अब वो कौन सा स्पर्म में कौन जा रहा है नहीं पता, और कौन सा स्पर्म जाके जाइगोट को फ्यूज करेगा ये भी हमारे हाथ में नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो लाइकवाइज ऐसा हर क्रोमोसोम पेयर में होता है एंड फाइनली अ स्पर्म इज रेडी।
सेम चीज फीमेल में भी होती है एंड अ एग इज रेडी। और जब दोनों कंबाइन करते हैं तो दे गिव राइज टू अ जाइगोट जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स है। हर कैरेक्टर के उसके पास भी अब दो दो क्रोमोसोम्स होंगे। अब अगर दोनों से ही एक्स एक्स आएगा सेक्स क्रोमोसोम में, द रिजल्टेंट विल बी अ गर्ल। ठीक है, द रिजल्टेंट चाइल्ड विल बी अ गर्ल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड। अदरवाइज अगर स्पर्म Y1 आपके फ्यूज करता है तो इट विल बी अ मेल चाइल्ड। समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो जब ये डीएनए का कॉपी होता है ना, जब स्पर्म रेडी हो रहा है तो डीएनए कॉपी हो रहा है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि डीएनए कॉपी में कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। ठीक है, डुप्लीकेशन हो रहा है ना डीएनए का, कॉपी पेस्ट टाइप का बोल लो कि इधर का एक जो डीएनए है वो एक कैरेक्टर का एक जीन जाके कॉपी हो रहा है फॉर्म में। तो इस समय कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसको अपन वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, सब कनेक्टेड है। रिप्रोडक्शन होगा तभी तो ये स्पर्म बन रहा है ना। स्पर्म जाके जब ट्रांसफर होगा दूसरे में तब जाके आपको वो वेरिएशन सामने वाले में दिखेगा, अपने ऑफस्प्रिंग में दिखेगा। और फिर जब ये वेरिएशन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा इट रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन। लाइक वी आर इवॉल्व फ्रॉम एप, तो एक दिन में थोड़ी ना हुआ था, हजारों साल लग गए थे, हजारों लाखों साल लग गए थे उस इवोल्यूशन को होने में। तो इवोल्यूशन होता है वेरिएशन से, और वेरिएशन होता है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, डीएनए कॉपिंग। ठीक है, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में वेरिएशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं, बिकॉज वहां पे तो कैरेक्टर सिर्फ एक ही का आ रहा है ना, ओनली वन पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। तो वहां पे एक्चुअली क्लोन्स बनते हैं, जिनका जन्म होता है एक्चुअली उनको क्लोन्स बोल सकते हैं। दे आर नॉट नोन एज ऑफस्प्रिंग्स। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑफस्प्रिंग्स वो होंगे जिनमें दो पेरेंट इन्वॉल्व है एंड दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हुआ है, दोनों सेक्स गैमेट्स आपके फ्यूज हुए हैं, दैट रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बट जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो अपन उसको क्लोन्स बोलते हैं, क्लियर, विच आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन जो पढ़ेंगे ना वो बेसिकली यही है। एक साइंटिस्ट है मेंडल, है ना, उन्होंने काफी स्टडी की थी जेनेटिक्स के ऊपर। वो जानना चाहते थे कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं और कौन सा कैरेक्टर अगली जनरेशन में दिखता है, और जो नहीं दिखता है वो क्यों नहीं दिखता है। तो क्या जो नहीं दिखता है वो कभी नहीं दिखता है कि कभी दिखता है? तो ये सब उनके स्टडी के पॉइंट्स थे, उनके एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स थे कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। कीड़े थे उनके अंदर, ठीक है, जो निकल के आएंगे बुक के अंदर। ठीक, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था गार्डन की के ऊपर। गार्डन की उन्होंने चूज किया था फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। इसके कुछ कारण थे कि ऐसा क्यों उन्होंने गार्डन की को ही क्यों चूज किया था, कुछ किसी और को चूज क्यों नहीं किया था फॉर एक्सपेरिमेंटल, फॉर एक्सपेरिमेंट। तो उसका रीजन था कि जो आपके गार्डन की प्लांट होते हैं ना, दे आर बोथ मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस, आप बोल सकते हैं सेक्सुअली एसेक्सुअली भी है, और उनके पास जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी है और मोनोसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं। उसके अलावा उनका जो टाइम है रिप्रोडक्शन का, जो टाइम लगता है, जैसे हमारे में वो 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, तो 9 मंथ तक थोड़ा रुकेंगे एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो उनमें वो गार्डन पी में जो रिप्रोडक्शन का टाइम था ना, ये थोड़ा फास्टर था। और उसके अलावा एक और मेन रीजन कि गार्डन पी में 7 टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिससे आप दो अलग अलग पी प्लांट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हाँ ये वाला पी प्लांट टॉल है, ये शॉर्ट है, ये वाले पी प्लांट का फ्लावर इस कलर का है, दूसरे वाले का ये कलर का है, इस पी प्लांट की जो सीड है वो राउंड शेप की है, इसकी रिंकल्ड शेप की है, मतलब रिंकल हो गई है, प्योर राउंड नहीं है। तो देयर आर 7 टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जो आप देख सकते हो। जैसे हमारे में ऐसे 23 है, आपके जो 23 क्रोमोसोम के पेयर है वो क्या 23 अलग अलग कैरेक्टर ही तो है जो ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे अंदर। तो ऐसे उनमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जो आप देख सकते हैं फिजिकली। वी कैन सी दोस कैरेक्टर फिजिकली, इसको बोलते हैं अपन फिनोटाइप। एक होता है जीनोटाइप, जो जीन्स है दे आर नोन एज जीनोटाइप्स, और उनमें से जो कैरेक्टर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर क्रोमोसोम्स
हाइट का जो होगा वो दोनों होगा, एक शॉर्ट वाला भी होगा मे बी और एक टॉल वाला भी होगा। बट आप अगर दिखने में टॉल हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फिनोटाइप टॉल है, पर आपके पास जीन्स दोनों है, शॉर्ट वाले के भी हैं और टॉल वाले के भी हैं। पर क्योंकि दोनों में से एक पावरफुल है इसलिए आप टॉल हो। और कौन सा पावरफुल है? टॉल वाला। तभी आप दिखने में टॉल हो, वरना दिखने में शॉर्ट होते। अगर शॉर्ट वाला जीन पावरफुल होता तो यहाँ पे दो टाइप के जीन्स बोलते हैं या ट्रेट बोलते हैं अपन। एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक रिसेसिव ट्रेट होता है। डोमिनेंट का मतलब ही क्या होता है, लिटरल मीनिंग जो हावी हो जाए दूसरे के ऊपर, डोमिनेंट, समझ रहे? तो वो डोमिनेंट है, वो दूसरे वाले के ऊपर हावी हो गया इसलिए वो नहीं दिखा, तो आपको कैरेक्टर कौन सा दिख रहा है? डोमिनेंट वाला। और आपके अंदर वो दूसरा ऑपोजिट कैरेक्टर भी है, वो आप में नहीं दिखा, हो सकता है आपके आगे वाली जनरेशन में वो कैरेक्टर दिख जाए। ठीक है, तो यही सब स्टडी ना वो मेंडल कर रहे हैं। ठीक है, बट उन्होंने किस पे किया ये सब एक्सपेरिमेंट्स? गार्डन की। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन हिज स्टडी उन्होंने दो तीन लॉज डिफाइन किए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। लिखना सभी हेरिडिटी का डेफिनेशन। हेरिडिटी ऐसे समझ डाल दो, हेरिडिटी। चैप्टर का नाम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वाला पार्ट हट गया है, हमको सिर्फ हेरिडिटी पढ़नी है। ठीक है, डेफिनेशन लिखना हेरिडिटी का। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, the process of transmission of characters from one generation to another, from one generation to another. The process of transmission of characters from one generation to another is known as is known as is known as heredity, is known as heredity or inheritance, or inheritance, heredity or inheritance. नेक्स्ट लाइन में the science concerned with the science concerned with understanding of biological properties, understanding of biological properties, the science concerned with understanding of biological properties, biological properties which are transmitted from parent to offspring, which are transmitted from parent to offspring, which are transmitted from parent to offspring is called genetics, is called genetics, is called genetics. ठीक है, पहले अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते कि उसमें वेरिएशन ज्यादा होते नहीं है, तो दे रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ क्लोन। ठीक है, तो एक सब डालेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड variations in asexual reproduction. ठीक है, इसमें लिखना हाइफन डाल के मेनी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मेनी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मेनी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक मतलब है तो ये भी सर बोलता ना, सिंगल न्यूक्लियस वाले यूनिन्यूक्लिएट कहलाते हैं। क्रोमोसोम का पेयर एक में वो प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक दे आर विथ एडवांस न्यूक्लियस, जैसे कि हम है, हमारे जितने भी सेल्स हैं दो आर यूकैरियोटिक सेल्स,
एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव सेल्स जिसका न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है, जिसके अंदर सारे टाइप के ऑर्गेनेलिज भी नहीं है, जितने ऑर्गेनेलिज होते हैं ना हमारे अंदर सेल्स के, वो सारे प्रेजेंट भी नहीं होते, और किसी भी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन नहीं होती। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है एक प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट्स आर द एडवांस एनिमल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या लिखे, मेनी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स reproduce by asexual methods, reproduce by asexual methods, reproduce by asexual methods। ये सारे asexual methods अपन इसके पिछले चैप्टर में देख चुके हैं ना, क्या कहते हैं asexual methods, बर्डिंग था, फिशन था, फिर फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फिर और रीजनरेशन। पॉलिनेशन कहाँ से, पॉलिनेशन पे प्रॉपर जा रहा है ना, वो पॉलन जाके उड़ के स्टिग्मा में जा रहा है, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। हाँ, टिश्यू कल्चर थे ये सारे, आपके क्या थे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके, so many eukaryotic organism reproduce by asexual methods. First up, organism raised through organisms raised through organisms raised through asexual reproduction are organism raised through asexual reproduction are exact copies of parents, exact copies of parents, exact copy of parents। Such a genetically uniform population, such a genetically uniform population, such a genetically uniform population got from single organism, got from single organism, got from single organism by asexual method is called, by asexual method is called, by asexual method is called clone, is called clone, CLONE, is called clone। चलिए नेक्स्ट लाइन में, the term offspring, the term offspring, the term offspring is used only for sexually derived organisms, या organism produced, reproduced by sexual reproduction, only for sexually derived organisms, only for sexually derived organisms। नेक्स्ट लाइन में लिखा, वेरिएशंस, वेरिएशंस, वेरिएशंस may also arise due to, variations may also arise due to, variations may also arise due to environmental factors, environmental factors, environmental factors such as light, temperature, humidity, water scarcity, water scarcity, SCARCITY, water scarcity, or abundance of food, or abundance of food। और
abundance of food. Full stop. The environmental variations may change. The environmental variations may change. The environmental variations may change the phenotype of an organism. The phenotype, phenotype के ब्रैकेट में लिखना physical appearance. phenotype के ब्रैकेट में लिख लो physical appearance. may change phenotype यानी कि physical appearance bracket close of an organism, of an organism, of an organism, but they are not inherited from, but they are not inherited from, but they are not inherited from, but they are not inherited from one generation to the next generation. But they are not inherited from one generation to next generation. इसका मतलब वो एक बार पढ़ो जहां से अपन वेरिएशंस जो चालू किया उसको एक बार रीड करो सभी. वेरिएशंस में ऑल्सो अकर तो ऐसा कुछ लिखे ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी हमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं. हो सकता है हम एनवायरमेंटल कंडीशन से अडॉप्ट हो जाते हैं तो उसको अपन वेरिएशन बोल रहे हैं कि हमारे लिविंग कंडीशंस में कुछ वेरिएशंस आ जाए. तो इससे सिर्फ हमारा ना फिनोटाइप चेंज होता है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है. इससे हमारे जीन्स चेंज नहीं होंगे और जब तक जीन्स चेंज नहीं होंगे ना तो वो कैरेक्टर आगे नहीं जाए. जीन्स का वेरी होना जरूरी है, तभी तो यही जीन्स आगे ट्रांसफर होंगे विद सम वेरिएशन. तो डीएनए कॉपी होते समय जो वेरिएशन हो रहा है ना वो आगे जाके इवोल्यूशन में चेंज होगा. ये जो एनवायरमेंटल वेरिएशन है दे आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ एक और लिखना. उसी हेडिंग में नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना. हेरिडिटी वेरिएशन, हेरिडिटरी वेरिएशंस, हेरिडिटरी वेरिएशन. ये जो वेरिएशन लिखे थे ये एनवायरमेंटल के कारण एनवायरमेंटल वेरिएशन थे. अगला लिख रहे हैं अपन हेरिडिटरी वेरिएशंस, हेरिडिटरी वेरिएशंस, hereditary variations involve the change in genotype of the organism. Involve the change in genotype of the organism. Involve the change in genotype. Genotype मतलब genes. Involve the change in genotype of an organism and are passed into subsequent generations. And are passed into subsequent generations. And are passed into subsequent generations. The next thing डालना accumulation of variation during reproduction. Accumulation of variations in reproduction. Yeah, during reproduction. हाँ आगे आने वाली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, उसके आगे ये देखो हेरिडिटरी वेरिएशंस क्या होते हैं जो जीन्स में वेरिएशन हो और यही जीन्स आगे वाली जनरेशन में जाएगी, फिर उससे और आगे वाली जनरेशन में जाएगी. तो ये आपके वेरिएशंस लाएंगे. ठीक है. तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? जमा होगा ना, वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं तभी तो अल्टीमेटली दे विल लीड टू इवोल्यूशन. एक जनरेशन के बाद अगले जनरेशन में कोई इवोल्यूशन आपको नहीं दिखने वाला. समझ रहे हो? हमने भी हमारे और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में ज्यादा गैप नहीं समझ में आता हमें. बट अगर आप अपने आप को देखोगे, अगर अपने एंसेस्टर्स को कंपेयर करोगे अपने से तो आपको जनरेशन गैप दिखेगी.
बस उनके बाद से आप तक जो आए हैं ना, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस एक्यूमुलेट होके थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ। समझ रहे हैं? आजकल के बच्चे लोग जैसे 1-2 साल में मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, समझ रहे हो? है ना? ऐसे मतलब वो हमको देख देख के या जैसा भी समझो, है ना, उनके अंदर वैसी वो सारी क्वालिटी पहले से आ जाती है। पर जब हम पैदा हुए थे, मतलब मैं आप लोग, तब हम लोग को नहीं पता था कि क्या होते, तब तो बटन वाले फोन थे ना, तब कुछ नहीं कर रहे। अरे जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आप लोग को कि कैसे जनरेशन में गैप होता है। ठीक है, मतलब आपके दादाजी आपके परदादाजी अगर आज होंगे तो उनमें और आपने जमीन आसमान का फर्क होगा, बिकॉज वो वेरिएशन जमा होते गए ना उनके, मतलब परदादा से दादा में आए, फिर दादा से पापा में आए, पापा से आप में आए, तो ये वेरिएशन जो होते गए वो एक्यूमुलेट होते गए, और जहां ये वेरिएशन बढ़ेंगे तो दे लीड टू इवोल्यूशन। हाँ, बट इतना ज्यादा इवोल्यूशन भी नहीं है कि आपके और उनके बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, ऐसा नहीं है। आपके भी 2 हाथ 2 पैर है, उनके भी 2 हाथ 2 पैर है, 2 आंख है 2 नाक है, 2 कान है 1 नाक है। ठीक है, तो वो वेरिएशंस आपको इतनी 3-4 जनरेशन में नहीं दिखेंगे, उसके लिए आपको बहुत सारी जनरेशन देखनी पड़ेगी। जैसे अपन एक और अपने आप में कंपेयर करते हैं तो हम देख पाते हैं कि बॉडी में ये सारे चेंजेस भी आए हमारे, बट वो भी इतने सारे जनरेशन के बाद आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होना ही अल्टीमेटली लीड्स टू इवोल्यूशन। और ये जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस की जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखना नीचे, इन एवरी फोर्थ कमिंग जनरेशन, बोले तो कौन सा वाला फोर्थ? चौथा वाला फोर्थ, आगे वाला, FORTH वाला फोर्थ, FOURTH वाला नहीं ना? इन एवरी फोर्थ कमिंग, FORTH यानी कि आने वाली जनरेशन, इन एवरी फोर्थ कमिंग जनरेशन ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम ये सेक्सुअल की बात नहीं करेंगे, ठीक है? समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हेरिडिटी ज्यादा है ही नहीं, कैरेक्टर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है ना, एज इट इज हो रहा है, मतलब वेरिएशंस नहीं हो रहे। ठीक है, जो पेरेंट का कैरेक्टर था एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है, तो क्या लिखे अपन, इन एवरी फोर्थ कमिंग जनरेशन ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन small changes can be seen, small changes can be seen, small changes can be seen, though with common basic body plan, though with common basic body plan, though with common basic body plan, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, थोड़े बहुत चेंजेस बट आएंगे, स्मॉल चेंजेस, तभी लिखे अपन स्मॉल चेंजेस। ठीक है, और ये स्मॉल स्मॉल आगे जाके बड़ा हो जाएगा। ठीक है, can be seen though with common basic body plan, full stop. In second generation, in second generation, in second generation, in second generation, such differences will become more acute. In second generation, in second generation, such differences will become more acute. अब वो आपको डिफरेंसेस दिखने चालू होंगे। Such differences will become more acute due to accumulated differences. Due to accumulated differences. ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको डायग्राम को बनाना साथ में। ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक बेसिक बॉडी प्लान बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके आने वाली जो अगली जनरेशन है उनका भी बेसिक बॉडी प्लान यही रहेगा, जैसी उनकी बॉडी है वैसी बेसिक बॉडी प्लान सेम रहेगा, बट जीन्स में कुछ वेरिएशन आएगी। ठीक है, जीन्स को हम अंदर शो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जीन्स ये है, तो थोड़ा सा चेंज बोलेंगे तो ये है, अब ये स्मॉल डिफरेंस। बाकी बेसिक बॉडी प्लान दोनों का सेम है। ये मैं आंख और नाक नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आंख नाक नहीं समझना कि ये दो आंख है, फिर अगली जनरेशन में जो दादाजी उनके पास नाक भी आ गई,
और फिर मैं अगला चेंजेस और ज्यादा बनाऊंगा तो फिर वो भी आ गया, ऐसा नहीं। ये आंख नाक नहीं है, ठीक है। दीज आर डॉट्स विच आर रिप्रेजेंटिंग जीन्स, और ये चेंज, ये डिफरेंस इन जीन्स दिख रहा है, ठीक है। अब विद इन द सेम जनरेशन भी थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं। आपका भाई और आपका, मतलब आप और आपके छोटे भाई में थोड़ा डिफरेंस होगा ना जेनेटिक्स, तो मैंने यहाँ विद इन द जनरेशन भी थोड़ा चेंजेस दिखाया, ठीक है। चेंज ये नहीं कि इसका मुंह ऊपर नाक ऊपर हो गया, इसकी आंख नीचे, ऐसा नहीं। बेसिक बॉडी प्लान सेम रहेगा वन आफ्टर द अदर जनरेशन, ठीक है। बट जीन्स में थोड़ा बहुत स्मॉल चेंजेस आएगा, जो आपको जनरेशन टू जनरेशन नहीं दिखेगा, बट आप एक जनरेशन के बाद दो चार जनरेशन के आगे देखोगे तो वो डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, राइट। अब जब इनकी अगली जनरेशन आएगी, ये तो इनकी जनरेशन होगी, ठीक है। इसको अपन F1 जनरेशन बोल देंगे, फर्स्ट जनरेशन। अब जब इनकी आगे वाली जनरेशन आएगी, ठीक है, तब अगेन बॉडी, बेसिक बॉडी प्लान सेम है अगेन। ये दो जनरेशन में बॉडी प्लान चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, दिख रहा है। अब डिफरेंसेस ज्यादा हो गए ना, इसी को एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं मैं डॉट्स ऐसे बना, आप एग्जाम में अगर ये डायग्राम बना रहे तो सेम ऐसे ही डॉट्स बनाओ, चेंज दिखना चाहिए। हम्म, बना लो इसको। ये आपकी F2 जनरेशन। ये मत सोचना कि जीन्स मैंने बढ़ा दिए हैं क्या, ऐसा भी नहीं, ठीक है। चेंज शो कर रहा है मुझे, नंबर ऑफ डॉट्स है ना, दैट इज जस्ट चेंजिंग द, दैट इज जस्ट शोइंग द चेंज, ठीक है। दोज आर नॉट नंबर ऑफ जीन्स, है ना, दोज आर नॉट बॉडी पार्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां। हो गया। ठीक, एक सेकंड डालना, इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स, फीचर्स बोल सकते हैं, विच वी आर इनहेरिटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स। गैमेट्स तो सेल हो गए ना, ये गैमेट्स इनके होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो क्लोन्स होते हैं ना, इनमें गैमेट्स होते हैं। हाँ, तो लिखा, इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस, inheritance is the transmission of characters। कार्बन कॉपी को बोल सकते हैं lemons। Inheritance is the transmission of characters from one generation to another
from one generation to another, from one generation to another. So stop. Human beings exhibit many characters. Human beings exhibit many characters. Human beings exhibit many characters inherited from their ancestors. Inherited from their ancestors. Inherited from their ancestors. So these inherited features are called these inherited features are called traits. These inherited features are called traits. Are called traits. ये कुछ एग्जांपल लिखते हैं. Some examples of inherited features are. Some examples of inherited features are. Some examples of inherited features are eye color, blood type, blood का जो टाइप होता है ना, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, blood type, comma, shape of your nose, comma, skin color, shape of your nose, comma, skin color, etc. ये कुछ traits हैं which we inherit from our parents. ठीक है, skin color, etc. ओके, एक नहीं डाला. some terminologies, कुछ terminologies पढ़ते हैं अपन पहले. some terminologies जो आगे अपन को इस चैप्टर में यूज आएंगी. some terminologies. ठीक है, फर्स्ट लिखना जीन. जीन, GEN, gene. देखो, gene is a segment of DNA. Gene is a segment of DNA. ठीक है, gene is a segment of DNA. DNA बोले तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं. एनए का फुल फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड, और डी इधर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए में वो डीऑक्सी हट जाता है, सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी. डीऑक्सी मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तभी डीऑक्सी बोल रहे हैं. डी मतलब रिमूवल है ना, डिहाइड्रेशन है ना, तो removal of oxygen, deoxyribonucleic acid is DNA. ठीक है, okay. क्या लिखे? It is a segment of DNA that determines a biological character of an organism. That determines a biological character of an organism. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन लिखेंगे अपन. एलीट. एलीट, ALLELE, ALLELE, एलीट. एक्चुअली ये एली शॉर्ट फॉर्म है एलियोमॉर्फ. ब्रैकेट में लिख लो ALLELO, MORPHS. ये वैसे ही जैसे अपन एलोट्रॉप नहीं पढ़े थे, कार्बन में पढ़े थे एलोट्रॉप, कि कार्बन के ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, जैसे डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरीन. those were allotropes of carbon, which are made up of carbon but physical structure सबके अलग अलग थे. वैसे ही एलिस या एलियोमॉर्फ्स, इसका क्या मतलब होता है? एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेट जीन्स.
जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेक्स क्रोमोसोम में 2 है, तो दोस 2 आर कॉल्ड एलीज। हर कैरेक्टर को 2 या एक पेयर ऑफ एली डिफाइन करता है, समझ रहे हैं? उनमें से कोई एक ही दिखेगा हमें, दोनों तो नहीं दिखेंगे ना। आप टॉल और शॉर्ट दोनों तो ना सोते एक ही टाइम पे, या तो आप टॉल होंगे या तो शॉर्ट होंगे। टॉल हुए मतलब हाइट में से आपका टॉल वाला कैरेक्टर दिख रहा है, शॉर्ट वाला नहीं दिख रहा है, बट वो है आपके अंदर, बट वो दिख नहीं रहा। ठीक है, ओके। तो एलिज या एलियोमॉर्फ्स, इसमें हाइफन डाल के लिखना, मीनिंग, हाइफन डाल के मीनिंग, वन फॉर्म और द अदर, वन फॉर्म और द अदर, वन फॉर्म और द अदर। It indicates alternative forms of the same gene. It indicates alternative forms of the same gene. Alternative forms of the same gene. So each character has 2 determiners. Each characters has 2 determiners. इसका ये लाइन का मतलब समझ में आया? हर कैरेक्टर को 2 लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन करेगा? वो कैसे पता चलेगा? जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो डोमिनेटिंग होगा ना। तो आप वो हम समझ जाएंगे, जैसे स्किन कलर में हो सकता है आपके फादर थोड़े से सांवले होंगे, आपकी मम्मी गोरी होंगी, आप गोरे होंगे, तो क्या हुआ? ये स्किन कलर किसका है? मम्मी का, तो डोमिनेटिंग था वो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर स्किन कलर में जो पापा वाला एले है वो नहीं है, हो सकता है आपका होने वाला बच्चा थोड़ा सा सांवला, समझ रहे? तो वो कैरेक्टर छुटका नहीं है, वो आगे आने वाली जनरेशन में दिखता है। तो ऐसे हर कैरेक्टर को, हर फीचर को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए तो फैक्टर्स होते हैं। कभी कभार जीन को फैक्टर भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज द जीन विच इज डिसाइडिंग ना कि कौन सा कैरेक्टर दिखना चाहिए, समझ रहे? तो 2 फैक्टर, हर कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए 2 फैक्टर्स होंगे। दिखेगा वो जो डोमिनेटिंग, उसी को अपन एले बोलते हैं। ठीक है, तो जीन और एले में डिफरेंस होता है ना। जीन आप बोल सकते हो कि जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, और हर पेयर के लिए, हर कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स है, बट उनमें दिखता कोई एक है, दैट इज एले। ठीक है, फिनोटाइप, एक्चुअली एले इज फिनोटाइप, जो दिख रहा है। ओके, ईच कैरेक्टर हैज 2 डिटरमाइनर्स called factors. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, an organism having only one allele, इसी में ही कंटिन्यू करेंगे ना, एले में ही 2 टाइप के एले डिफाइन करने वाले हैं अपन। an organism having only one allele, or in other words 2 identical alleles, or in other words 2 identical alleles, or in other words 2 identical alleles। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए 2 फैक्टर है। अगर वो दोनों फैक्टर सेम है तब तो कोई डाउट ही नहीं है ना, आप तो वही दिखने वाले हो। मतलब अगर मान लो वो स्किन कलर दोनों में से ही गोरा वाला आया, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो आपके अंदर जो स्किन कलर का जो कैरेक्टर है, जिसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं, वो दोनों गोरा वाला कैरेक्टर है, आप तो 100% गोरे ही होगी। तो वहां लड़ाई भी होगी ना, रिसेसिव और डोमिनेंट वाला केस ही नहीं। उस टाइप के पेयर को अपन कहते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस, जिसमें दोनों डिटरमाइनर सेम है। मतलब यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ एले। वन टाइप ऑफ एले का मतलब दोनों एलेस एक जैसे इन दैट पेयर। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्लड टाइप के लिए मतलब मान लीजिए ओ वाला आया पापा से और मम्मी मम्मी से भी ओ वाला ही टाइप आया, अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके अंदर तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना जो दिखेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ?
पेयर में से कोई एक ही दिखता है, अगर दोनों सेम होंगे तो फिर आप तो वैसे ही दिखोगे, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा टाइप का दिखने का। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो होमोजाइगोस में उस पेयर के अंदर दोनों जीन्स या दोनों एलिस एक जैसे होंगे। जैसे आप ऐसा बोल सकते हो कि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक हेट्रोजाइगोस है, क्यों? क्योंकि उसमें एक एक्स और दूसरा वाई होता है। बट फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होमोजाइगोस, क्यों? क्योंकि वो दोनों एक्स एक्स सेम। तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास जो एग बनेगा वो एक्स वाला ही एग बनेगा, एक्स क्रोमोसोम ही जाएगा उनमें से, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। समझ रहे? बट यहाँ ऑप्शन है एक्स और वाई का। Am I clear? So this is an example of homozygous LA and this is an example of heterozygous LA. समझ रहे ना? ये डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? क्या है डेफिनेशन? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। An organism having only one LA. One LA का मतलब नहीं कि उसके पास उस कैरेक्टर के लिए एक ही डिटरमाइनर, एक ही टाइप के दो डिटरमाइनर। Am I clear? So an organism having only one LA, या in other words, two identical LA is known as homozygous. Two identical LA is known as homozygous. ठीक है? तो इसका एक और डेफिनेशन दूसरा वाला क्या होता है हेट्रो के लिए? एन इंडिविजुअल विथ, देखो, एन इंडिविजुअल विथ टू डिफरेंट एलीज, एन इंडिविजुअल विथ टू डिफरेंट एलीज will be called heterozygous. ठीक है? नेक्स्ट, होमोजाइगोस हेटेरोजाइगोस हो गया। आप इनको प्योर भी बोल सकते हो ना, प्योर जीन एक ही जैसा है, यहाँ मिक्सिंग है दो अलग अलग एलिस की। ठीक है? नेक्स्ट लाइन डालना, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। रूल्स, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। देखो हम यहाँ जब भी ये जीन्स और एलिस को शो करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से शो करते हैं, ध्यान देना एक बार। ऐसा हम सर्कल बना देते हैं, है ना, एक पेयर अंदर बनाने के लिए। अब उसके अंदर हम कुछ अल्फाबेट्स यूज करते हैं ना उनके, जैसे अपन एक्स और वाई यूज कर रहे हैं ना फॉर शोइंग सेक्स क्रोमोसोम। वैसे जैसे मुझे टॉल कैरेक्टर शॉर्ट कैरेक्टर बताना है, टॉल कैरेक्टर या डॉग कैरेक्टर, तो हम टी लेटर का यूज करते हैं। टॉल और शॉर्ट को दिखाने के लिए वी यूज टी लेटर। ये एक्चुअली मेंडल का एक्सपेरिमेंट ही था। उन्होंने गार्डन पी लिया था, उन्होंने देखा गार्डन पी में जो टॉल और शॉर्ट प्लांट है उनमें टॉल वाला कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और शॉर्ट वाला रिसेसिव होता है। तो उन्होंने हमेशा क्या किया, जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट था ना उसका लेटर यूज किया। तो कौन सा डोमिनेंट है? टॉल, तो टी यूज किया उन्होंने। हाइट के लिए क्या लेटर यूज किया? टी। अब उसमें भी टॉल को दिखाने के लिए कैपिटल टी यूज किया और शॉर्ट को दिखाने के लिए स्मॉल टी यूज किया। समझ रहे? तो जो कैरेक्टर डोमिनेंट है उसका लेटर यूज किए और उसी लेटर से दोनों को दिखा रहे हैं ऑपोजिट कैरेक्टर्स को। टॉल के लिए कैपिटल टी और शॉर्ट के लिए स्मॉल टी। शॉर्ट के लिए डी यूज नहीं कर रहा, डॉफ। समझ रहे? DWARF, डॉफ, छोटा हाइट के डॉफ यूज करते हैं ना वर्ड, तो हम डी यूज नहीं कर रहे, हम टी ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि उससे अपन को ये भी समझ में आ रहा है कि टॉल डोमिनेंट होता है, तभी टी यूज कर रहे हैं। है ना क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल था, सीड्स का एग्जांपल था, सीड्स के शेप का। तो पी प्लांट में दो टाइप के सीड शेप थे, एक राउंड था और एक रिंकल था। उसमें राउंड डोमिनेंट था, तो उन्होंने उसके लिए क्या यूज किया? कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर मींस राउंड एंड स्मॉल आर मींस रिंकल। डब्ल्यू यूज नहीं किया उन्होंने। समझ रहे हो?
तो इस तरीके से उन्होंने इनका नॉमेनक्लेचर दिया था, इन जीन्स के नाम, एलिस के नाम। हमें क्लियर? ओके, क्या लिखे? रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, हाइफन डाल के लिखना मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन, MENDEL, मेंडल, मेंडल्स एक्चुअली apostrophe s, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो एवरी इनहेरिटेड ट्रेट, एवरी इनहेरिटेड ट्रेट, पीछे हम कुछ एग्जांपल लिखे इनहेरिटेड ट्रेट का, स्किन कलर, आई कलर, ठीक है, ब्लड टाइप, ठीक है, शेप ऑफ नोज एक्सेट्रा, है ना, हेयर कलर भी होता है कई बार, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे? एवरी इनहेरिटेड ट्रेट कैन बी अफेक्टेड बाय both maternal and paternal DNA. Every inherited trait can be affected by both maternal and paternal DNA. ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, किसी ने भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं किया, ठीक है, दोनों ने 23 क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट किया है टू फॉर्म अ जाइगोट, इसलिए दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, इसलिए दोनों के कारण अफेक्ट भी सेम होगा, ठीक है। हाँ, since both the parents, since since both the parents since both the parents contribute equal amounts of genetic material, since both the parents contribute equal amount of genetic material, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किसका कैरेक्टर दिखेगा जब आपके अंदर एक कैरेक्टर के लिए दोनों से जीन्स आए हैं, पेटर्नल से भी मेटर्नल से भी, तो एक्चुअली कैरेक्टर किसका दिखेगा? क्योंकि दोनों तो नहीं दिख सकते, आप एक ही टाइम पे काले और गोरे तो नहीं हो सकते, समझ रहे? स्किन कलर तो एक ही होगा ना आपका, ऐसा सुबह ऐसे दिख रहा है, शाम को ऐसे दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली वो किसके कैरेक्टर दिखेंगे, उसी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेंडल ने गार्डन ट्री को चूज किया, ठीक है। तो सब the question now arises, the question now arises, the question now arises that which traits will be expressed in a child. The question now arises that which traits will be expressed in a child. कंट्रीब्यूशन दोनों से है, बट दिखेगा किसी एक ही का कंट्रीब्यूशन हर एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो विल बी एक्सप्रेस्ड इन अ चाइल्ड, फुल स्टॉप। such problems were solved by Mendel, such problems were solved by Mendel based on his experiments, based on his breeding experiments, लिखना, वो ब्रीड करवा रहे थे ना प्लांट को, based on his breeding experiments, based on his breeding experiments in yeah, on garden tea, on garden tea, on garden tea, जिसका साइंटिफिक नेम लिखना ब्रैकेट में, का साइंटिफिक नेम लिखो। साइंटिफिक नेम क्या होता है? हाँ, जैसे गुंजेश साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम मतलब रियल नेम, चिंटू मिंटू उसको बुलाते होंगे, दोस्त लोग कुछ और बुलाते होंगे, तो वो एक कॉमन नेम हो गया। जैसे अपन IUPAC और कॉमन पढ़ते थे ना, वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स का भी एक साइंटिफिक नेम होता है जिस नाम से वो पूरी दुनिया में जाने जाए। जैसे टाइगर को हम यहाँ पे टाइगर बोल रहे हैं ना, किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में टाइगर कुछ किसी और नाम से जानते होंगे, तो इसलिए उनका एक कॉमन नेम निकाला गया, दैट वाज नोन एज पैंथेरा टिग्रिस। आप किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके पैंथेरा टिग्रिस बोलोगे तो वो टाइगर समझेंगे,
अगर वो पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, कि पढ़े लिखे होंगे तब तो साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे ना। अब आप लोग क्यों नहीं पढ़े मैं बता रहा हूँ उसका रीजन, क्योंकि वो चैप्टर हट गया है ना, वो चैप्टर है ना डाइवर्सिटी राइट में, वो चैप्टर हट गया था, वरना आप वहाँ पे साइंटिफिक नेम्स पढ़ते, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम लिखो ब्रैकेट में, पिसम, PISUM, कैपिटल लेटर ना, कैपिटल PISUM, बस कैपिटल P रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। पिसम फिर एक स्पेस देके SATIBUM, S स्मॉल रहेगा ये वाला, इसको भी लिखने का एक रूल होता है ना। पिसम का P कैपिटल एंड सैटिवम SATIBUM, इसका S स्मॉल। जैसे वी आर नोन एज होमोसेपियंस, हमको क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस, वरना एशिया में रहने वाले को एशियंस बोलेंगे, अफ्रीका में रहने वाले को अफ्रीकन बोलेंगे, ब्रिटिशर्स बोलेंगे, राइट, ये अलग अलग नाम रशियंस बोलेंगे, ठीक है। बट जब ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम बोला जाएगा तो ऑल आर होमोसेपियंस। एशियन नाम हमको क्यों पड़ा, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, तो ये तो उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उनको नाम मिल गया ना। तो यही मैं बोल रहा था कि आपको हो सकता है आपका नाम दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ और होगा, बट होमो सेपियंस इज अ साइंटिफिक नेम व्हिच इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसमें पहला वर्ड जो होता है ना, दैट इज अ जीनस नेम, जीन का नाम होता है वो, और सेकंड नाम होता है जो अपन सेकंड वर्ड लिखे हैं ना, दैट इज नोन एज स्पीशीज नेम। तो हर साइंटिफिक नेम में दो पार्ट होते हैं, पहला है जीन का नाम, दूसरा स्पीशीज का नाम। क्लियर, जैसे हमारा फर्स्ट नेम और सब नेम होता है वैसे इनका दो नाम, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, जेनेरिक जीन नेम, स्पेसिफिक यानी स्पीशीज का नाम, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू। अच्छा, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना चालू कर दो ना, ये